प्रीवियस ईयर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, यूनिट एंड डायमेंशन, एरर एनालिसिस, ये सब कंप्लीट कर लिया हम लोग इस सीरीज में। तो अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, इसी टाइप के सारे चैप्टर में हम लोग करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे चैप्टर का, और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चंस करेंगे, कैसा क्वेश्चन आता है चैप्टर वाइज। तो फर्स्ट चैप्टर हो गया है कंप्लीट, यूनिट एंड डायमेंशन और एरर एनालिसिस, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, Planck constant, speed of light in vacuum and Newton gravitational constant are three fundamental constants. Which of the following combination of these has the dimension of length? मतलब ये ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है कि कौन से ऑप्शन का लेंथ आ जाता है डायमेंशन। कॉम्बिनेशन मतलब ये एच जी सी ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिखा हुआ है, तो कौन से ऑप्शन में लेंथ का डायमेंशन आएगा करने से। तो एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो E इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी, E इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला होता है जिसमें प्लैंक कांस्टेंट आता है। तो E इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी से प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन मैंने निकाल लिया ये। फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G m1 m2 बाई आर स्क्वायर से कैपिटल G का भी डायमेंशन आ गया यहाँ पे। और C है स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन किसी भी स्पीड का डायमेंशन LT-1 होता है, मीटर पर सेकेंड यूनिट होता है उसका। अब फर्स्ट ऑप्शन में h और g को मल्टीप्लाई किया है, तो h का डायमेंशन मेरे पास है, g का भी डायमेंशन मेरे पास है, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों डायमेंशन को, तो ये आएगा मल्टीप्लाई करने पे। फिर डिनोमिनेटर में c का पावर 3/2 लिखना है, तो c आया है LT-1, तो इसका पावर 3/2 लिखे, -3/2 इसका पावर क्यों आ गया, क्योंकि ये l तो l था तो इसलिए 3/2 लिखे, लेकिन t-1 था, तो 3/2 -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 आएगा, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, और l m तो बेचारा पहले से 0 है, और l का पावर ऊपर 5/2 है, नीचे 3/2, तो l का पावर क्या हो जाएगा 5/2 और -3/2, तो l टू द पावर 2/2, ये कैंसिल होके 1 आ गया, तो l टू द पावर 1 यानी l देखिए आ गया। यही तो पूछा था मुझसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी ये क्वेश्चन है नीट 2013 में आया हुआ, प्रीवियस ईयर सीरीज में हम लोग ये कर रहे हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड विथ परसेंटेज एरर 1%, मतलब ए में 1% का एरर आया है, बी में एरर है 2%, सी में एरर है 3%, और डी का एरर है ये डी है, और इसमें 4% का एरर है रेस्पेक्टिवली। क्वांटिटी पी इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, P इक्वल टू, P कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो इस तरह से कैलकुलेट किया हुआ है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, P इक्वल टू AQ_B² अपॉन CT। यू हैव टू फाइंड परसेंटेज एरर इन P। तो परसेंटेज एरर P में निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे एरर इन P अपॉन P इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा A/A प्लस 2 डेल्टा B/B प्लस डेल्टा C/C प्लस डेल्टा D/D, डेल्टा D/D, राइट, इस तरह से लिख देंगे डेल्टा D/D। अब मुझे अगर ये फाइंड करेंगे तो फ्रैक्शनल एरर मिलेगा, डेल्टा P/P को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर इन P। डेल्टा A/A को बोलेंगे फ्रैक्शनल एरर इन A, लेकिन इनटू 100 जब करेंगे दोनों साइड तो परसेंटेज एरर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेल्टा P/P इंटू 100 जब करेंगे तब इस क्वांटिटी का नाम होगा परसेंटेज एरर इन P, परसेंटेज एरर इन P ये चीज देगा। तो राइट साइड में भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू डेल्टा A/A इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा B/B इंटू 100 प्लस डेल्टा C/C इंटू 100, सब में 100 इंटू कर दिए राइट साइड में, डेल्टा D/D इंटू 100। तो ये क्वांटिटी क्या है, परसेंटेज एरर इन ए है, और डेल्टा B/B इंटू बी परसेंटेज एरर इन बी। Similarly, this is percentage error in C and this is percentage error in D. So final answer will be 3 times percentage error in A is given as 1% plus 2 times percentage error in B 2% plus इसमें कुछ कोएफिशिएंट नहीं है तो डायरेक्ट 3 लिखना है मुझे, और इसमें भी डायरेक्ट
4 लिख देना है, तो टोटल आंसर आ रहा है 3 + 4 + 3 + 4, यानी कि 14% का एरर आएगा। डेल्टा पी में एरर आएगा 14%। फर्स्ट चैप्टर था फिजिकल वर्ल्ड, जिससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सेकेंड चैप्टर है यूनिट डायमेंशन एरर, उसका हमने कंप्लीट कर लिया है कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल भी किए हैं। और थर्ड चैप्टर हम लोग कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है हम लोग को, वो 1 बाय 1 आइए देखते हैं। फर्स्ट है पोजीशन वेक्टर, पहले नंबर पे ही इसका आ गया है, पोजीशन के बारे में बात कर रहा है। पोजीशन क्या होता है, राइट। पोजीशन, फिर कुछ बोल रहा है पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ की बात करता है ये। इसको डिस्टेंस भी बोलते हैं, जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस बोला जाता है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट तो पता ही है, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। लेकिन ये पोजीशन क्या है, पोजीशन तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप किसी कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी को लोकेट करना है आप, राइट, तो उसका मैथ्स में उसको बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, ऐसा कुछ होगा। किसी का लोकेशन, लोकेट करना किसी पार्टिकल को। तो यहाँ पे मान लेते हैं ओरिजिन है 0,0 और इधर वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। और कोई ऑब्जेक्ट, कोई सा एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे यहाँ पे है, ए पॉइंट पे, तो और इसका कोऑर्डिनेट ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ रहता है कि इसका समझिए कि एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 है, ऐसे। तो फिजिक्स में इसी को अगर आप ओरिजिन से मिलाएंगे मिलाएंगे ऐसे, इस तरह से, ऐसे एक एरो से मिला दिए, तो ओरिजिन जिस पॉइंट पे है उसको ओ लिखते हैं और ये ए पॉइंट है, तो ओ ए एक वेक्टर है क्योंकि इसका फिक्स डायरेक्शन है। ये पॉइंट तो फिक्स लोकेशन पे रहेगा, यहाँ 2,3 यहाँ यहाँ कहीं भी तो नहीं रहेगा। वो एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट आगे होना चाहिए और वाई एक्सिस पे 4 यूनिट ऊपर होना चाहिए, तभी इसको 2 4 बोलेंगे। तो इसका एक फिक्स लोकेशन है, तो ओरिजिन से इसको ज्वाइन करने पे मुझे एक यूनिक डायरेक्शन मिलेगा, फिक्स डायरेक्शन मिलेगा। ये इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, वो एकदम एक तरफ डायरेक्टेड होगा वो। तो इस ओपी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, मतलब ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ओ ए। अगर मैं बोलूँ यहाँ ओ ए, तो ओ ए को ही फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं वेक्टर में पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसका क्या लोकेशन है, उस डायरेक्शन में जो एरो देते हैं उस एरो को हम लोग बोलते हैं कि पोजीशन वेक्टर है वो। और इसको लिखेंगे कैसे, ओ ए वेक्टर को लिखा जाता है 2,4 नहीं लिखना है, 2i कैप + 4j कैप लिखना है, ऐसे इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। आई कैप इंडिकेट करेगा कि एक्स एक्सिस में 2 यूनिट आगे है ये, और जे कैप का कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट करेगा कि वाई डायरेक्शन में कितना यूनिट आगे। सो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ओ ए, राइट। अब पोजीशन वेक्टर के साथ साथ हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी सीखते हैं अभी क्या है। तो अगर पहले से कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था और थोड़ी देर के बाद वो ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे चला गया, इधर को चला गया इधर, अब इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, नया कोऑर्डिनेट होगा इसका। तो ये मुझे एक्स में दिख रहा है यहाँ, तो हम मान लेते हैं इसका एक्स 4 हो गया, और वाई इधर है तो वाई मान लेते हैं कि 2 हो गया इसका, वाई कम हो गया नीचे आ गया। तो इसका लोकेशन 4,2 है और ये पॉइंट का नाम हम बी लिख दिए। तो OB को क्या लिखा जाएगा, OB को लिखा जाएगा, देखिए OB = होगा आई कैप, 4i कैप। मैथ्स में 4,2 लिख देंगे हो जाएगा काम, लेकिन फिजिक्स में ऐसे लिखना पड़ता है 4i कैप + 2j कैप, वेक्टर में ऐसे लिखना पड़ता है। तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो गया, इसका नाम क्या हो गया, OB को हम लोग पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब ए से बी कोई चल कर गया ऐसे, तो एरो मैं दे रहा हूँ यहाँ ए से बी की तरफ। देखिए ए से चलकर कोई बी पे आ गया ऐसे चलकर, तो इसका ऐसे हम यहाँ बना भी दे रहे हैं, इसका ये ऐसे चल कर गया, तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ क्योंकि इनिशियल पोजीशन यहाँ था, फाइनल यहाँ था, तो ये डिस्प्लेसमेंट ए बी आएगा, ए बी। तो ए बी मुझे फाइंड करना है। ए बी कैसे पता करेंगे, अगर ओ ए और ओ बी गिवन है
यानी इनिशियल लोकेशन का वेक्टर दिया है और फाइनल का भी पोजीशन वेक्टर दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, AB वेक्टर। तो उसके लिए ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन यूज करेंगे। तो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन क्या है कि इफ टू कंसेक्यूटिव साइड ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स, देन क्लोजिंग साइड रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। मतलब ये दोनों एक सेंस में चल रहे हैं ऐसे क्लॉकवाइज, तो रिजल्टेंट ऐसा होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर को ऐड हम करें तब वो आएगा ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू आ जाएगा ओ बी वेक्टर ओ बी। लेकिन मुझे तो ए बी चाहिए, तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा, ए बी इक्वल टू आएगा ओ बी माइनस ओ ए। ये इधर माइनस हो जाएगा जाकर, ए बी इक्वल टू है कि नहीं। अब ओ बी वेक्टर यहाँ देखिए दिया हुआ है, ओ बी सबको सब्स्टिट्यूट कर दें क्या नीचे लाकर। देखिए ओ बी को यहाँ पे लाइए पर, तो 4i कैप प्लस 2j कैप, इसमें से माइनस करना है मुझे ओ ए कितना है 2i कैप प्लस 4j कैप। आई के साथ आई का सब्ट्रैक्शन होगा तो कितना आएगा, 4 में से 2 गया 2i कैप, फिर 2 में से 4 गया तो माइनस 2j कैप आ जाएगा। सो दिस इज ए बी वेक्टर। तो इस ए बी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर नहीं बोलेंगे, ये ए बी पोजीशन नहीं है क्योंकि ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं है, इसका टेल ओरिजिन पे नहीं रखा हुआ है। ये ए बी को बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे इसे, पोजीशन वेक्टर नहीं बोलेंगे। ए बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ओ ए और ओ बी पोजीशन वेक्टर था, ए बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछता कि मैग्नीट्यूड कितना है इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई का कोएफिशिएंट जो रहेगा ना उसका स्क्वायर और जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर का रूट। तो रूट अंडर आई का कोएफिशिएंट है 2, जे का कोएफिशिएंट है -2, तो 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर यानी 4 प्लस माइनस का भी स्क्वायर प्लस ही होता है 8, तो रूट 8 आ गया, यानी 2√2 इसका लेंथ होगा। ए से बी जो चला इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, शॉर्टेस्ट पाथ जिसको डिस्प्लेसमेंट हम भी बोल रहे हैं, वो 2√2 आ जाएगा, है कि नहीं। यस। देखिए ऐसा इस बार कैसे ऐड करेंगे वेक्टर को हम ध्यान से देखते हैं कैसे ऐड करना है इस बार। तो इसको ज्वाइन करेंगे ओ से लेकर और उस पॉइंट को ज्वाइन करना है, किधर गया एरो, इसको ज्वाइन करेंगे तो इस वेक्टर को ओ क्यू जो वेक्टर होगा ना ओ क्यू, उसको पहले लिखना है ओ क्यू और ये ओ पी दोनों को हम लिख देते हैं। क्यूपी तो बाद में पता चलेगा, पहले मुझे ओ क्यू लिखना होगा, ओ क्यू वेक्टर। तो ओ क्यू वेक्टर को लिखेंगे 4i कैप, उसका x वाला कोएफिशिएंट आई था, प्लस 3j कैप लिख देंगे, 3j कैप। वैसे ही ओपी वेक्टर क्या होगा, ओपी वेक्टर होगा 2i कैप क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट 2 है और j 4 है तो प्लस 4j कैप। ये तो हो गया ओपी और ओक्यू वेक्टर। अब ट्रायंगल रूल अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ कौन सा, कुछ करेक्ट भी होगा कुछ रॉन्ग भी होगा, देखना है। ओ क्यू प्लस क्यू पी ऐड करने से क्या मिलेगा, ऑर्डर में देखिए लेना है, दो शुरू वाले दो को ऑर्डर में, ओ क्यू इधर से इधर, फिर क्यू पी देखिए एरो ऐसे जा रहा है, तो ये ऐड करने पे पीओ नहीं मिलेगा ओपी मिलता है। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे तो रिजल्टेंट इसका उसी सेंस में नीचे की तरफ नहीं हो जाएगा, उल्टे सेंस में रिजल्टेंट होता है, तो ये ओपी आएगा, इतना करने पे क्या आ जाएगा ओपी। तो मुझे क्या पूछा है, क्यूपी पूछा है, क्यूपी। तो क्यूपी यहाँ से हम लिख लेंगे, क्यूपी तो होगा ओपी वेक्टर माइनस, ये वाला इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर। अब सब्स्टिट्यूट कर देना है, वैल्यू आ जाएगा आंसर। सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा सब्स्टिट्यूट करें देखिए, तो ओ क्यू इक्वल टू ओपी, ओपी किधर है, ओपी ये वाला है, ओपी यानी 2i कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस ओ क्यू ये वाला है 4i कैप और उसमें भी माइनस लग जाएगा 3j कैप, तो 2 में से 4 गया तो 2i कैप आया और 4 माइनस 3 प्लस आ जाएगा, 2 में से 4 जाएगा तो -2 होगा और 4 में से 3 गया तो +1 j कैप होगा। तो ये ओ
नहीं, क्यू पी वेक्टर इतना लिखेंगे, और अगर मैं मॉड पूछेगा कि क्यू पी वेक्टर का मॉड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा क्यू पी वेक्टर का, तो रूट अंडर स्क्वायर कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है तो 1 स्क्वायर, तो ये √5 आ जाएगा। क्यूपी वेक्टर का लेंथ √5 होगा, और वेक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन में उसको हम लोग लिखेंगे क्यूपी इक्वल टू -2i कैप प्लस जे कैप। ओके। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, एक सर्कुलर पाथ है, उसका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज चलकर कोई जा रहा है पर्सन, तो उसका ये फाइनल पॉइंट पे जब आएगा वो ये 90 डिग्री है, यानी इधर 270 होगा, इधर 270। तो कितना डिस्टेंस हुआ और कितना डिस्प्लेसमेंट ये बताना है हम लोगों को। तो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट करने पे 2πr हो जाएगा, लेकिन पूरा सर्कल किया ही नहीं है, ये यहीं पे रुक गया है। तो ये सर्कल का कितना पोर्शन किया है, वो 3/4 किया है। अगर सर्कल को 4 पार्ट माने हम, तो उसमें से ये और ये इतना कवर कर लिया है ये, यानी कि 3/4 कर लिया है। 3/4 4 हिस्से में बांटे इस सर्कल को, तो 3 हिस्सा कंप्लीट कर गया है। 2 हिस्से में बांटते तो आधा कंप्लीट कर देता, तो 1/2 उसको लिखते। 4 पार्ट में डिवाइड करने से 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया, तो 3/4, और पूरा जो होता है ना वो 2πr होता है, पूरा सरकमफेरेंस। तो पूरे सरकमफेरेंस का 3/4 कवर किया है। तो डिस्टेंस आ गया 3 × 4 और 2 पाई, आर का वैल्यू 1 क्वेश्चन में गिवन है कि 1 मीटर का रेडियस है सर्कल का। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल होकर 2 आएगा, तो 3π/2 आ गया, 3π/2। अब ये 3π/2 में पाई ये 180 नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, आंसर मीटर में लाना है मुझे। तो पाई का वैल्यू 3.14 पुट करेंगे यहाँ, 3.14 या 22/7 जो लिखते हैं वो लिखना है। इस पाई की जगह पर 180 नहीं लिख देना है, क्योंकि मुझे मीटर यहाँ पे आंसर लाना है, डिग्री में नहीं लाना है आंसर। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस तो हो गया एक्चुअल पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल का शॉर्टेस्ट पाथ, यानी इनिशियल से फाइनल एकदम इधर आना है, इधर घूम घूम कर नहीं जाना है, इधर से घूम कर जा रहे हैं इधर उधर नहीं, एकदम यहीं पे आना है स्ट्रेट। तो इस स्ट्रेट लाइन को हम हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं ट्रायंगल का। तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है यहाँ, उसका हाइपोटेन्यूज है ये, तो ये 1 है, ये भी 1 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी √2 आएगा। डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना, √2, और डिस्टेंस कितना आया था, 3π/2 आया था, जहाँ पाई का वैल्यू क्या रखना था मुझे, 3.14। तो ऐसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाइंड करते हैं। अब मैं ये आपको पता चल गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर भी समझ गए हम लोग। अब स्पीड वेलोसिटी क्या चीज है, एक ही जैसा दोनों लगता है कि स्पीड तो कितना फास्ट कोई चीज मूव कर रहा है, और वेलोसिटी भी तो ऐसा ही सुनकर लगता है कि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, यानी वो फास्ट मूव कर रहा होगा ऑब्जेक्ट, एक ही जैसा फीलिंग आता है सुनने पे दोनों नाम। स्पीड वेलोसिटी, स्पीड मतलब फास्ट दौड़ना, वेलोसिटी ज्यादा मतलब फास्ट ही दौड़ना होता है, लेकिन ये है अलग अलग चीज। स्पीड होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखना है, डिस्टेंस लिखना है, यानी कि एक्चुअल पाथ लेंथ लिखना है, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ अपॉन टाइम। यानी कि देखिए, अगर मान लेते हैं कोई दौड़ रहा है, यहाँ पे देखिए अगर ये दौड़ रहा है एक बच्चा इधर ऐसे, तो ये मान लेते हैं कि x डिस्टेंस यहाँ से दौड़कर यहाँ आ गया x, कितना टाइम लगा इसको, t टाइम लगा, t टाइम लग गया, ठीक है। तो t टाइम में ये कितना चला, t टाइम में x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो यूनिट टाइम में कितना किया होगा x अपॉन t,
इसी चीज को बोलते हैं स्पीड। इसी क्वांटिटी को क्या डिफाइन किया गया है, स्पीड। यानी यूनिट टाइम में कितना कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है उसको स्पीड बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर करें तो मान लेते हैं कि 50 सेकेंड में, मान लेते हैं कोई 50 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ गया, 100 मीटर दौड़ा, उसको टाइम कितना लगा, 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ गया, तो 1 सेकेंड में कितना गया होगा, ईच सेकेंड कितना वो दौड़ा होगा, ईच सेकेंड। तो 100/50, 100/50 यानी 2। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया। तो ये स्पीड कुछ खास नहीं है, एक सेकेंड में कितना मीटर दौड़ रहे हैं वही, उसी डिस्टेंस को स्पीड बोलते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज स्पीड। तो ये वेलोसिटी क्या है, तो देखिए वेलोसिटी के साथ एक डायरेक्शन एसोसिएटेड रहेगा। मतलब अगर स्पीड, किसी का स्पीड दिया हुआ है और अगर उसमें हम एक डायरेक्शन उससे असाइन कर दें तो वो बन जाएगा वेलोसिटी। जैसे ये अगर स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहा है, ये बच्चा सीधा सीधा ऐसे आगे आगे दौड़ रहा है, तो इसका हम बोलेंगे कि स्पीड, स्पीड है x/t। इसका स्पीड हो गया x/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और पूछेंगे वेलोसिटी क्या हुआ, तो इधर एक डायरेक्शन होगा, इसको एक्स एक्सिस अगर हम माने तो ये आई कैप बोलेंगे इसको। तो x/t इसका स्पीड है, और अगर आप लिख देंगे टुवर्ड्स, ये वर्ड अगर लग गया इसके आगे, टुवर्ड्स राइट, तब ये वेक्टर बन गया। या ऐसे कर सकते हैं, v के ऊपर एरो लगा दीजिए, या ऐसे लिख सकते हैं v के आगे आई कैप लिख दीजिए। ये सब में से कोई भी एक सिंबल लिख सकते हैं। यानी स्पीड का, अगर स्पीड कोई ट्रेवल किसी स्पीड से मूव कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ रहा है, तो उसके स्पीड में अगर एक डायरेक्शन लगा दें हम, यूनिक डायरेक्शन, तो वो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, राइट। तो अभी कब कब ये दोनों अलग होगा, ये तो सिमिलर हम समझ गए कि अच्छा ये तो इक्वल है, जो स्पीड है वही वेलोसिटी है, कोई डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है यहाँ। लेकिन ये अलग अलग भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। देखिए कैसे, अगर कोई सर्कल पे पर्सन रिवॉल्व कर रहा है, कोई सर्कुलर पाथ पे, ऐसे सर्कल एक बना दिया मैंने यहाँ, इस सर्कल पे किसी को मुझे दौड़ाना है इधर। तो अगर उसका इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन उसका यहाँ पे, तो यहाँ पे जब वो दौड़ रहा था तो ऐसे ऊपर की तरफ फेस किया हुआ था, और यहाँ जब दौड़ रहा था तो नीचे की तरफ फेस किया हुआ है। तो मान लेते हैं ये कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकेंड से ये दौड़ रहा है, पूरे सर्कल में इसकी स्पीड वही है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड ऐसा स्पीड है इसका। तो ये पॉइंट आई है और ये पॉइंट एफ है अगर माने, तो वेलोसिटी एट आई अगर लिखना होगा तो 10 और जे कैप लिखेंगे ऐसे। इधर को हम जे कैप बोल रहे हैं, ऊपर की तरफ जो है उसको जे कैप इंडिकेट कर रहे हैं, और इसके आगे एरो ऐसे देना पड़ेगा। लेकिन अगर खाली स्पीड पूछता, स्पीड की स्पीड कितना है आई के पास, तो खाली 10 लिख देना है, बस 10 मीटर पर सेकेंड यूनिट लिख देंगे, तो इससे काम चल जाएगा खाली। इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं लिखने की जरूरत होती है मुझे। फिर फाइनल की बात करते हैं, चलिए फाइनल अगर बात करें तो वेलोसिटी फाइनल, मैग्नीट्यूड तो 10 ही है लेकिन इस बार नीचे फेस किया हुआ है, ये दौड़ते समय अपना फेस इधर की तरफ किए हुए है, तो इसको माइनस जे कैप लिखा जाएगा, माइनस जे कैप, यानी 10 माइनस जे कैप है वी फाइनल। लेकिन स्पीड फाइनल पूछ लेगा तो स्पीड फाइनल यानी वो तो वेक्टर है नहीं, यानी वो किधर दौड़ रहा है मुझे कोई उससे मीनिंग, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो खाली 10 ही लिखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल स्पीड तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वेलोसिटी अलग है, इसमें जे कैप है, इसमें माइनस जे कैप है। तो अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फाइंड चेंज इन स्पीड, डेल्टा चेंज इन स्पीड, तो उसका आंसर 0 होगा, क्योंकि फाइनल स्पीड 10 और इनिशियल स्पीड भी 10 है, क्योंकि स्पीड के साथ कोई यूनिट डायरेक्शन हम लोग नहीं असाइन किए हैं। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी पूछेगा तो वो 0 नहीं होगा। चेंज इन वेलोसिटी यहाँ क्या होगा, तो फाइनल नीचे की तरफ है, तो -10 जे कैप, माइनस फॉर्मूला वाला माइनस, इनिशियल है 10 जे कैप, 10 जे कैप, तो कुल मिला के आ गया -20 जे कैप, right? This is the formula for change in velocity in this situation. But here change in speed is equal to 0. तो स्पीड क्या हो गया, स्पीड हो गया
कि उस किधर भी आप दौड़ रहे हैं, राइट लेफ्ट ईस्ट साउथ वेस्ट, पूरा रैंडमली मूव कीजिए। आप जितना भी डिस्टेंस टोटल ट्रेवल की टेढ़ा मेढ़ा डिस्टेंस, उस सारे डिस्टेंस को ऐड करके टाइम से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड मिल जाएगा। लेकिन ऐसे इधर उधर दौड़ने से वेलोसिटी डिफाइन नहीं होगा उसके लिए। वेलोसिटी के साथ यूनिट डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन खाली होने से नहीं चलेगा, 10-20 डायरेक्शन हो जाएगा तो नहीं होगा। जैसे आप घर से स्टेशन जाना है, रेलवे स्टेशन, तो घर से रेलवे स्टेशन निकले तो स्ट्रेट तो एकदम नहीं रहता है पाथ। ज्यादातर पाथ क्या होता है, कभी राइट मुड़ना पड़ेगा, कभी लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके स्टेशन पहुंच गए हम। तो स्टेशन पहुंचते समय कोई पूछेगा कि तुम्हारा रास्ते में वेलोसिटी क्या था, तो ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा। उसको स्पीड पूछना चाहिए कि तुम्हारा स्पीड क्या था। वेलोसिटी उसका तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा था, राइट। तो वेलोसिटी एवरेज बताया जा सकता है इनिशियल से फाइनल डायरेक्ट लाइन जोड़कर, लेकिन रास्ते में हर एक पॉइंट का वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग था, वो यूनिट नहीं था। और स्पीड उसको हम क्यों बता सकते हैं कि क्या क्या स्पीड था रास्ते में, क्योंकि उसके साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है। तो ये डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड हो गया डिस्टेंस बाई टाइम, और वेलोसिटी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। हाँ। अब इस सिचुएशन में इनिशियल पॉइंट से लेकर और फाइनल पॉइंट पे कोई पर्सन जा रहा है, इनिशियल टू फाइनल, और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कांस्टेंट स्पीड से जाना है, उसको फास्ट स्लो नहीं होना है बीच में। पहले ये ऐसे गया, फिर टेढ़ा ऐसे गया होगा, फिर इधर गया होगा, फिर यहाँ आया होगा, ऐसे इस तरह से आएगी। तो इसका पूछेगा कि स्पीड कितना रहा। तो स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो डिस्टेंस सबको ऐड कर देंगे, 3 + 4 7, और 7 और 1 8, और 8 प्लस ये वाला 5 13। तो स्पीड हो गया डिस्टेंस बाई टाइम यानी 13 अपॉन टाइम भी 13, तो 1 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो गया। 1 मीटर पर सेकेंड से वो कांस्टेंट स्पीड से चला होगा। लेकिन वेलोसिटी अगर पूछेगा इसमें कि वेलोसिटी इसका क्या था, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो इधर जब चल रहा था, देखिए अलग अलग होगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए से लेकर बी तक के लिए अलग वेलोसिटी बोलेंगे। ये कांस्टेंट स्पीड से ये चल रहा है, मतलब वो फास्ट स्लो नहीं हो रहा है, उतना ही मेंटेन किए हुए स्पीड। तो हम थ्रू आउट द पाथ के लिए लिख सकते हैं ये, मतलब ए से लेकर और यहाँ ए बी सी डी ई, ए से लेकर ई तक उसका स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। 1 मीटर पर सेकेंड से वो एवरी सेकेंड 1 मीटर चल रहा है, तब जाकर 13 सेकेंड में यहाँ पे आएगा। तो ये एक ही आंसर होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी इसका बोलेगा ना तो बहुत सारा आंसर हो जाएगा। ए से लेकर ई तक एक ही वेलोसिटी नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी। ए से लेकर ई तक वेलोसिटी ए से बी तक अलग है, वो 1 तो है, जितने स्पीड से आ रहा है स्पीड होता है, लेकिन स्पीड में एक डायरेक्शन लगा देते हैं, तो 1 और इसमें डायरेक्शन लगा देंगे, देखिए आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ है। लेकिन जब बी से सी जा रहा था, बी से सी, तो स्पीड तो 1 ही था, स्पीड वही था, लेकिन डायरेक्शन देखिए अब इधर है, तो इसमें माइनस जे कैप एक डायरेक्शन लगा देंगे। फिर सी से लेकर डी तक अगर जाएगा तो वेलोसिटी सी डी, ऐसे से एरो भी लगाते हैं वेलोसिटी। सी डी का क्या होगा, तो स्पीड तो वही 1 है, लेकिन इस बार फिर से आई कैप में चला गया। और डी से लेकर ई, वेलोसिटी डी से लेकर ई तक वही 1 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन अपवर्ड है, इसलिए प्लस जे कैप लग जाएगा यहाँ। तो आपने देखा यहाँ पे वेलोसिटी यूनिक नहीं है, बहुत सारा वेलोसिटी इसका है। तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं आया है, कांस्टेंट स्पीड से आया है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्शन है। अब इसी में आगे हम लोग सीखने वाले हैं एवरेज क्या होता है। अगर ये पूछता कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो हमको अलग अलग वेलोसिटी नहीं निकालने की जरूरत है। एवरेज वेलोसिटी के लिए यहाँ से यहाँ ज्वाइन करना है, इनिशियल से यहाँ नहीं, फाइनल यहाँ तक। अब इस पिंक वाले लाइन एरो का जो लेंथ होगा वही क्या हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे कि यही है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पहले काउंट कर लेते हैं, देखिए। तो ये वाला था 3, ये जो वाइड है ये 3 है, तो इसके लिए एक ट्रायंगल हम देखिए फॉर्म कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए सेम कलर का ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रायंगल कैसे फॉर्म होगा, इसको
स्ट्रेट यहाँ पे ऐसे ले आते हैं, ऐसे स्ट्रेट ले आएंगे, या हाँ चलिए ठीक है, ऐसे ले आते हैं स्ट्रेट, और यहाँ से नीचे से इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर लिए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस ही मेरा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये परपेंडिकुलर कितना है पहले ये पता कर लेते हैं। तो ये टोटल 4 मीटर था, यहाँ से बी से सी 4 मीटर गया, और जब ऊपर लौट कर आया ई तक तो 1 मीटर लौट कर आया, यानी अभी भी ई के ऊपर 3 मीटर होगा, यानी ये 3 मीटर होगा। ये वाला लेंथ कितना होगा? 3 मीटर। कैसे पता चला सर 3 मीटर? देखिए बी से लेकर और सी तक पूरा नीचे कितना गए थे गड्ढा में? 4 मीटर गड्ढा में चले गए थे। फिर गड्ढा से ऊपर कितना उठे? 1 मीटर ऊपर ये उठने के लिए बोल रहा है। तो अभी भी तो हम गड्ढे में 3 मीटर हैं, तो 3 मीटर ये वाला डेप्थ है, यानी कि इस लेवल से ये वाला जो नीचे अभी रह गया है वो 3 मीटर रह गया है नीचे। 3 मीटर हो गया। अब साइड कितना है? तो ये 3 था और इधर से 5 था, तो 5 और 3 ये वाला 8 हो जाएगा। ये तो एक 8 आ रहा है साइड और एक 3 आ रहा है, तो हाइपोटेन्यूज होगा रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 64 प्लस 9। तो ये कितना हो जाएगा? 64 प्लस 9, 64 में 10 अगर है तो 74, तो ये 73 ही रहेगा। तो रूट 73 डिस्प्लेसमेंट आएगा इसमें। डिस्प्लेसमेंट इज रूट 73। टाइम कितना लगा है? 13 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी पूछता है ना, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज, तब उसका आंसर होता रूट 73 अपॉन अपॉन 13, है कि नहीं? ये एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाता है। और डायरेक्शन किधर होता? इनिशियल से फाइनल की तरफ जो एरो है उधर डायरेक्शन होता है। तो इस केस में एवरेज एवरेज वेलोसिटी अलग आया। एवरेज वेलोसिटी देखिए इतना आया, जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था? 1 ही था, 1 मीटर पर सेकेंड था। लेकिन एक बार इधर एक्स की तरफ था, फिर कभी नीचे की तरफ था, फिर कभी राइट की तरफ था, फिर कभी अपवर्ड डायरेक्शन में था। मतलब अलग अलग वेलोसिटी, बहुत सारा था वेलोसिटी, लेकिन उसका एवरेज वेलोसिटी कितना आया? रूट 73/13। अगर स्पीड की बात बोलता तो स्पीड का एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक ही है, 1 ही मीटर पर सेकेंड है। यहाँ से यहाँ का टोटल डिस्टेंस बाई टाइम की वही आएगा, तो ये उतने ही स्पीड से चल रहा है ये। तो इस केस में एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग अलग है। हर एक इंस्टेंट पे, मतलब इंटरवल में, ए टू बी इंटरवल में अलग वेलोसिटी से चला, बी से सी में अलग वेलोसिटी से चला। तो इस क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर डिफरेंट इन दिस सिचुएशन। अब इंस्टेंटेनियस और एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए कर लेते हैं। अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अ पार्टिकल इज मूविंग such that its position at any time t is given by this equation x equal to t square, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अब यानी कि इसका मतलब क्या है कि t इक्वल टू 0 पे उसका पोजीशन 0 है, यानी वो घर पे है t इक्वल टू 0 पे। फिर 1 सेकेंड जब टाइम हुआ, टाइम जब 1 सेकेंड हुआ तो उसका पोजीशन 1 हो गया, और टाइम 2 सेकेंड जब हुआ तो उसका पोजीशन 4 हो गया, यानी वो नॉन यूनिफॉर्मली दौड़ रहा है, क्योंकि 1 सेकेंड में ये 1 ही मीटर चला और बाद के 1 सेकेंड में ये 3 मीटर आगे निकल गया, और टोटल 4 मीटर। फिर जब टाइम 3 हुआ तो 3 यहाँ टाइम पुट करेंगे तो 9 मीटर आ गया उसका पोजीशन। तो इस तरह से चल रहा है कोई। तो इसमें पूछेगा कि आप इसका इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों बताइए क्या है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में एक टाइम दिया हुआ रहता है कि एट दिस सेकेंड, उसमें टाइम का इंटरवल नहीं दिया रहेगा कि फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड फ्रॉम 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड, ये रॉन्ग हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड जब भी पूछेगा तो एक ही टाइम रहेगा, एक इंस्टेंट या टाइम दिया रहेगा। और एवरेज पूछेगा तो 2 टाइम दिया हुआ रहेगा, उसके इंटरवल के बीच निकालना होगा। तो मुझे इंस्टेंटेनियस पूछा है पहले 2 सेकेंड में, तो इंस्टेंटेनियस के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता है। इधर साइड में मैं यहाँ बनाया हूँ, अगर x का इक्वेशन दिया है और p पूछा है, x का इक्वेशन एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, टाइम का फंक्शन अगर है, तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन है तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन। वैसे ही उल्टा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो x मिल जाएगा।
एवरेज डिस्टेंस। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा है, तो स्पीड कैसे निकालते हैं, तो x को डिफरेंशिएट करते हैं, तो x यहाँ टी स्क्वायर है, तो x का वैल्यू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करने पे 2t आएगा, और 2 सेकंड में मुझे पूछा है तो यहाँ t2 पुट कर देंगे तो 4 मीटर पर सेकंड आ गया, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है। एवरेज स्पीड कितना है 0 से 2 सेकंड तक, तो एवरेज स्पीड के लिए 0 से 2 के बीच कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बताइए, 0 पे ओरिजिन पे था और 2 सेकंड जब हुआ तो 4 मीटर पे वो चला गया, तो 4 टी जब 2 सेकंड मैंने चांस दिया उसको तो 4 मीटर आ गया, तो 4 हो गया, इनिशियली 0 पे था, टाइम कितना दिए 2 सेकंड का इंटरवल उसको मिला, तो 4/2 2 एवरेज आ गया। तो आप देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस 4 आया और एवरेज स्पीड 2 आया। सो इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे चीजें हमने सीखा। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ग्राफ सीखेंगे और ग्राफ से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो भी हम आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। इतना ही रखते हैं आज। ओके, थैंक यू।